गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में पुष्प के नर भाग पुंकेसर तक हम लोग सीख चुके थे। उसमें से हम लोग सीखे थे कि जो पुष्प होता है, आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिएगा, जो पुष्प होता है उस पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं, जिसमें आप लोगों को दिखाए थे कि एक बाह्य दलपुंज होता है, एक दलपुंज होता है, एक पुमंग होता है और एक जयांग होता है। तो बच्चों हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ये जिस भाग को हम लोग पकड़े हुए हैं, जिसे पकड़ के आप किसी को फूल गिफ्ट में देते हैं ना, जिस चीज़ को हम पकड़े हुए हैं, जिस भाग को हम लोग पकड़े हुए हैं, इसको हम लोग वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग वृंत कहते हैं। और ये आप लोग देखे हैं ना, मेरे हाथ में आपको दिखता होगा, ये जो है, जो इस पुष्प के चारों ओर जो ये हरा कलर का जो घेरा बनाया हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज। ये बाह्य दलपुंज क्या होता है? तो इस प्रकार से फैल जाता है और इसके अंदर से दलपुंज निकलता है। ये जो आपका रंगीन भाग दिख रहा है, ये क्या है? दलपुंज है। अब ये दलपुंज भी फैलता है और दलपुंज फैलने के बाद इस तरह से देखिए, दलपुंज क्या हुआ? फैल गया और इसके अंदर से ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये है जयांग, और इसमें ये जो आपको दाना दाना दिख रहा है ना, ये वाला, यही है आपका पुमंग। और इस देखिए, ये सभी जितना आपको ये रचना दिख रहा है, सभी मिला करके पुमंग कहते हैं। और इसका यदि हम एक भाग को इस तरह से नोच लें तो मेरे हाथ में आपको दिखता नहीं होगा, ये जो एक ठो भाग है ना, ये जो आपका दाना दाना जैसा दिख रहा है, यही आपका कहलाता है पुंकेसर। अब बच्चों थोड़ा सा और समझिएगा, ये जो बाह्य दलपुंज होता है, ये किसी भी पुष्प का बाह्य दलपुंज क्यों ना हो, ये हमेशा हरा कलर का ही होगा। ये हमेशा किस कलर का होगा? हरा कलर का होगा। और ये दलपुंज रंगीन होता है, अलग अलग पुष्प का अलग अलग रंग होता है। ये आपका गुड़हल, गांव घर में इसको उड़हुल का फूल कहते हैं, इसका लाल कलर का है। अगर गेंदा फूल लीजिएगा तो वो पीला कलर का हो जाता है। गुलाब भी लाल कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, जो पुष्प रात में खिलता है उसका दलपुंज सफ़ेद कलर का होता है और उसमें सुगंध बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन जो दिन में जो पुष्प खिलता है, दिन में खिलने वाले पुष्प का ये जो दलपुंज होता है वो रंगीन होता है। कारण क्या होता है बच्चों? इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि दलपुंज, दिन में खिलने वाला दलपुंज रंगीन इसलिए होता है ताकि ये भंवरों को आकर्षित कर सके। भंवरा को क्या कर सके? आकर्षित कर सके। अच्छा, रात में ये पुष्प रंग बिरंगा होकर के ही क्या करेगा? दिखेगा तो नहीं। ये जो रात का जो पुष्प होता है, जो दलपुंज होता है, रात का दलपुंज सफ़ेद कलर का होता है, लेकिन उसमें सुगंध बहुत ज़्यादा, ताकि सुगंध से ना भंवरा क्या हो जाए? आकर्षित हो जाए। तो इसका कुल 4 भाग क्या? तो पहला हम लोग देखे थे बाह्य दलपुंज, हरा कलर का होता है। बाह्य दलपुंज के अंदर में ये होता है दलपुंज, ये आपका दिख रहा है जयांग, और ये आपका दिख रहा है पुमंग। पुमंग नर भाग होता है और जयांग मादा भाग होता है। मैंने आपको उस दिन क्या बोला कि इन सभी को मिला करके दलपुंज कहते हैं। और इस दलपुंज का एक हिस्सा इस तरह से, ही तो पूरा उखड़िए गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो पुष्प है ना बच्चों, ये पुष्प जिस जगह पर बैठा होता है, जिस जगह पर देखिए अभी बैठा दिए ना, जिस जगह पर ये पुष्प बैठा होता है, इसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन। ये भी आप लोग याद रखिएगा, जिस जगह पर ये पुष्प को हम इस तरह से बैठा दिए ना, इसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन। ये आपका क्या हो गया? बाह्य दलपुंज। ये रंगीन भाग क्या हो गया? दलपुंज। ये हो गया जयांग और ये हो गया पुमंग। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। अब देखिए, इस पूरे को हम लोग कहते हैं दलपुंज। इसको अगर एक ठो को नोच लेंगे तो इसी को कहते हैं हम लोग दल। क्या कहते हैं? दल। इसमें देखिए ढेर सारा दल है ना, देखिए इसमें ढेर सारा दल है ना बच्चों, इसमें ढेर सारा दल है। ये देखिए बाबू, ये जो आपको दिख रहा है ना, यही है पौधों का फीमेल भाग, इसी को हम लोग कहते हैं जयांग, ठीक है ना। और इसको हम लोग कहते हैं नर भाग, इसी को हम लोग कहते हैं पुमंग। पुमंग में ढेर सारा पुंकेसर होता है और पुंकेसरों के समूह को हम लोग कहते हैं पुमंग, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बता दिए। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी हुई होगी समझने में, तो इस वीडियो में आप लोग पूरा क्लियर समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम लोग सीखे थे, ये जो पुमंग यानी जो पुंकेसर होता है, इसके अंदर में बीजाणु का निर्माण होता है, मतलब सॉरी बीजाणु बोल दिए। ये जो पुमंग होता है
पुमंग का जो एक भाग पुंकेसर होता है, इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है जिसको हम लोग परागकण कहते हैं। अब ये परागकण का निर्माण किस प्रोसेस से होगा, आइए हम लोग ये सीखते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे लघु बीजाणु जनन के बारे में। ये लघु बीजाणु जनन क्या होता है, तो देखिए ये है पुंकेसर। पुंकेसर के ऊपर वाले भाग, ये जो आपको माथा दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग परागकोश। परागकोश के अंदर में क्या हुआ था, परागकण का निर्माण हुआ। क्या हुआ बच्चों, परागकण का निर्माण हुआ। ये परागकण का निर्माण ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत? देखिए लघु बीजाणु जनन, किसी भी चीज में जनन शब्द जुड़ जाता है, मतलब उस चीज का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। मतलब लघु बीजाणु जनन मतलब लघु बीजाणु का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि लघु बीजाणु का निर्माण ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। अब ये होता है कैसे, तो आप लोग गौर से देखिएगा बच्चों। ये जो परागकोश होता है ना, परागकोश के अंदर में ढेर सारे कोशिका होते हैं। उस ढेर सारे कोशिका में एक कोशिका होता है जिसको हम लोग कहते हैं अधोमुख कोशिका। क्या कहते हैं, अधोमुख कोशिका। ये अधोमुख कोशिका क्या होता है बच्चों, ये अधोमुख कोशिका बड़ा हो जाता है। अधोमुख कोशिका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और बड़ा होकर के प्रपशु कोशिका बना देता है। कौन बना देता है, प्रपशु कोशिका। सेल लिख दें क्या, प्रपशु कोशिका, ठीक है ना। अब ये अधोमुख कोशिका क्या किया, बड़ा होकर के प्रपशु कोशिका बना दिया। अब ये प्रपशु कोशिका, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कोशिका, प्रपशु कोशिका, प्रपशु कोशिका। अब इस प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। ध्यान दीजिएगा कैसा विभाजन हुआ, तो इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है ना। दो तरह का विभाजन हम लोग पढ़ते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, समसूत्री विभाजन हुआ, और इस समसूत्री विभाजन होने के बाद इसमें से दो सेल बन के तैयार हो गया। कौन सा सेल बन के तैयार हो गया, दो कोशिका बन के तैयार हो गया, जिसमें से एक कोशिका कहलाता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या कहलाता है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। एक कहलाता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरा कहलाता है प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। और दूसरा जो कहलाता है वो कहलाता है प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, मतलब परागकण का निर्माण किस तरह से होता है, हम लोग ये सीख रहे हैं। हम लोग क्या सीखें, ये जो परागकोश होता है, परागकोश में बहुत सारे कोशिका होता है, लेकिन उन सभी कोशिका में एक कोशिका, जिस कोशिका को हम लोग अधोमुख कोशिका कहते हैं, ये कोशिका क्या होता है बाबू, बड़ा होकर के प्रपशु कोशिका बना दिया। अब प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन होने के बाद इसमें प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनाता है, और प्राथमिक भित्तीय कोशिका के बाद एक और कोशिका जिसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका बनाता है। अब गौर से देखिएगा, अब इस प्राथमिक भित्तीय कोशिका में विभाजन होता है। क्या होता है, विभाजन होता है, ठीक है ना बाबू। अब इस प्राथमिक भित्तीय कोशिका में क्या होता है, विभाजन होता है, और इस विभाजित होकर के, विभाजित होते होते कोशिकाओं का समूह बना देता है। क्या बना देता है, कोशिकाओं के समूह। ढेर सारा कोशिका क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कोशिकाओं का समूह। तो ये क्या किया, विभाजित होकर के ढेर सारे कोशिका का समूह बना दिया। क्या कर दिया बच्चों, कोशिका का समूह बना दिया, कोशिका का समूह बना दिया। अब ये कोशिका का समूह, मेरा मार्कर कहाँ है, यहाँ पर है। अब ये कोशिकाओं का समूह ना तीन प्रकार, मतलब तीन लेयर में बंट जाता है, जिसमें बाहर में होता है बाह्य स्तर, बीच में होता है मध्य स्तर, और फिर इसके अंदर में एक लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेपिटम। तो आइए हम लोग इसकी संरचना को देख करके सीखते हैं। तो इसकी संरचना को हम लोग क्या करेंगे,
देखेंगे और सीखेंगे। तो हम लोगों ने सीख लिया कि किस किस तरह से विभाजित हुआ और क्या क्या हुआ। आइए हम लोग संरचना के द्वारा सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने सीखा था कि जो पराग कोश होता है उसमें ढेर सारा कोशिका होता है, उसमें से एक अधोस्तरीय जो कोशिका होता है ये बड़ा हो जाता है। बच्चों हमने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया, आप लोग इसे शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो अधोस्तरीय कोशिका क्या हुआ, बड़ा हुआ, और बड़ा होकर के क्या कर दिया, प्रपशु कोशिका बना दिया। प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ और समसूत्री विभाजन होने के बाद इसमें 2 कोशिका बनाया। एक कोशिका प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहलाता है और दूसरा कोशिका प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका कहलाता है। अब देखिए बाबू, ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये विभाजित हुआ और ये क्या बना दिया, कोशिकाओं का समूह बना दिया। तो गौर से देखते हैं हम लोग थोड़ा इसकी संरचना की ओर, किस तरह से निर्माण हुआ परागकण का। गौर से देखिएगा, ये हमारा हो गया प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या हुआ बाबू, विभाजित हुआ और कोशिकाओं का समूह बनाया, ठीक है ना। अब ये कोशिकाओं का समूह 3 स्तर का हुआ। कितने स्तर का हुआ, 3 स्तर का हुआ। कौन कौन सा, तो एक हुआ बाह्य स्तर। गौर से थोड़ा सा देखिएगा, एक हुआ बाह्य स्तर, ये क्या कहलाता है, ये देखिए प्राथमिक भित्तीय कोशिका विभाजित होकर के 3 स्तर में बटा, ये स्तर कहलाता है बाह्य स्तर। बाह्य स्तर, ठीक है ना। बाह्य स्तर के बाद होगा मध्य स्तर। ये जो मध्य स्तर होता है बच्चों, ये लगभग 1 से लेकर के 3 स्तर का होता है। ये जो मध्य स्तर होता है ये कितने स्तर का होता है, तो 3 स्तर का होता है। ये पहला स्तर, ये मध्य स्तर कितने का होता है, तो 3 स्तर का होता है। तो ये पहला स्तर, ये दूसरा स्तर हम लोग बना रहे हैं। और हम लोग फिर तीसरा स्तर बना देते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो प्राथमिक कोशिका हुआ ये विभाजित होकर के कोशिका का समूह बनाया, जिसमें एक बाह्य स्तर है और इसके बाद वाला लेयर को हम लोग मध्य स्तर कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो ये अंदर में आपका जो अभी हम बनाए, इसको ये बीच वाला को क्या कहते हैं, मध्य स्तर। मध्य स्तर, और इसको टेपिटम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टेपिटम। तो बच्चों ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका था ये कुल 3 स्तर का था। विभाजित होकर के कोशिका का समूह बनाया और 3 स्तरों में बटा जाता है। किन किन 3 स्तर होता है, तो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं बाह्य स्तर। ये जो बीच में होता है इसको हम लोग कहते हैं मध्य स्तर। देखिए अगर 3 आदमी है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो जो बीच में रहता है ना उसको हम लोग मध्य में बैठा हुआ आदमी कहते हैं। बीच को हम लोग मध्य कहते हैं। तो ये बीच का स्तर हो गया, यानी मध्य स्तर हो गया। और ये जो हम बाद में बनाए हैं इसको हम लोग कहते हैं टेपिटम। देखिए क्या होता है, टेपिटम परमानेंट नहीं होता है। टेपिटम क्या होता है, नष्ट हो जाता है। कुछ ही समय में ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और ये टेपिटम नष्ट होकर के, ये टेपिटम क्या होता है बाबू, तो ये टेपिटम नष्ट होता है और नष्ट होकर के परागकण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, पराग
कण को पोषण प्रदान करता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा भी जाता है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि पराग कण को पोषण कौन पहुंचाता है। तो पराग कण को जो पोषण होता है वो टेपिटम से मिलता है। ये नष्ट हो जाता है और नष्ट होकर के क्या करता है, पराग कण को पोषण पहुंचाता है। अब गौर से देखिएगा, ये तो हो गया हमारा प्राथमिक भित्तीय कोशिका का कांड, कर्मकांड पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग कर्मकांड पढ़ेंगे ये प्राथमिक बीजाणु जनन का। ये भी बड़ा कम खचड़ा नहीं है। ये देखिए क्या किया, ये दोनों का नाम मिला जुला कांड होता है जो परागकण बनता है। अब ये प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है, ये चोट्टा करता क्या है, गौर से देखिएगा। ये है, मान लीजिए प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, इसमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होने के बाद ये क्या करता है, लघु एक कोशिका बनाता है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है और इसमें कोशिका बनाता है और कोशिका बनाने के बाद इस कोशिका को हम लोग कहते हैं लघु, यहाँ पे मैं लिख दूं, इसको हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु जनन मातृ कोशिका। कौन कोशिका, मातृ कोशिका। समझिए, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, ये हम लोग प्राथमिक लिख लेते हैं, आप समझ जाइएगा। प्राथमिक, ये जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है, ये प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और इससे लघु बीजाणु जनन मातृ कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। अब मातृ कोशिका जनन का जो कोशिका जनन, लघु बीजाणु जनन मातृ कोशिका का जो निर्माण हुआ है, इसमें अब अर्धसूत्री विभाजन होगा। देखिए, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका में समसूत्री, इसमें समसूत्री के फलस्वरूप हमें लघु बीजाणु जनन मातृ कोशिका, मातृ आप समझ रहे हैं ना, माता पे आ गया है, मातृ मतलब माता, और किसी का जन्म माता से ही होता है। तो अगला स्टेप में आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या होने वाला है। अब ये मातृ बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद इसी में परागकण का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है बच्चों, परागकण का निर्माण हो जाता है। और थोड़ा सा आप लोग बात समझिएगा, ये जो लघु बीजाणु जनन कोशिका में, यानी लघु बीजाणु जनन मातृ कोशिका में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें जो परागकण बनता है ना, इसमें 4 परागकण का निर्माण होता है। कितने परागकण का निर्माण होता है, 4 परागकण का निर्माण होता है। आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि बताइए लघु बीजाणु जनन मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद कितने परागकण का निर्माण होता है, तो आपको इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 4 मार देना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाउट आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आप लोगों का डाउट को क्लियर कर सकूं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। ये क्या हुआ, तो ये हुआ लघु बीजाणु जनन मतलब परागकण का निर्माण कैसे कैसे हुआ। तो एक बार दोबारा समझिए, हुआ कैसे। तो पहले हमारा पराग कोश में क्या हुआ, कोशिका, बहुत सारा कोशिका होता है, उस पराग कोश में एक कोशिका था जिसका नाम था अधोस्तरी कोशिका। ये धीरे 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 बड़ा हुआ, बड़ा होकर के ये प्रपशु कोशिका बन गया, ठीक है। अब ये प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हो गया तो एगो दूगो खचड़ा में बदल गया। एगो खचड़ा का नाम है प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरा का खचड़ा का नाम है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या हुआ, छोटा फिर से विभाजित हुआ। देख रहे हैं ना, खाली टूट रहा है, खाली विभाजित हो रहा है। अब फिर से विभाजित हुआ और विभाजित होकर के कोशिका का समूह, देखिए 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते ढेरी लगा दिया। अब इस ढेरी को हम लोग कहते हैं समूह। जैसे आदमी का ढेरी, आदमी का समूह, समझ में आ रहा है ना। मुर्गियों का ढेरी, मुर्गियों का समूह, मच्छियों का ढेरी, मच्छियों का समूह। उसी तरह से कोशिकाओं का ढेरी, कोशिकाओं का समूह। अब ये कोशिकाओं का समूह 3 लेयर में बटा। पहला लेयर बाह्य स्तर, दूसरा का लेयर मध्य स्तर। अब ये मध्य स्तर में भी ना 3 गो लेयर होता है। देखिए 1 2 3 गो, इसमें 3 गो लेयर हुआ। और तीसरा का स्तर टेपिटम। ये टेपिटम भी पता है बाद में नष्ट होगा, परमानेंट नहीं होता। टेपिटम नष्ट हुआ
और नष्ट होने के बाद ये जो परागकण था, इस परागकण को पोषण देता है, तो परागकण का निर्माण होगा ना, इसके बाद परागकण का निर्माण होगा। इसको पोषण कहाँ से मिलता है? तो टेपिटम से मिलता है। अब यहाँ तक तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका काम कर दिया, ये अब हाथ खड़ा कर दिया, अब हमरा से ना हो तो देख, अब आया प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, बोला अच्छा हमरा कम समझा है, देखो हम की करते हैं। तो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका क्या किया? समसूत्री विभाजन किया, समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु जनन मातृ कोशिका का निर्माण कर दिया। अब ये लघु बीजाणु जनन मातृ कोशिका बोला कि हमरो कोनो काम है, कौन काम है? तो ई क्या किया? अर्धसूत्री विभाजन किया, और अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद 4 ठो परागकण का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। यहाँ तक आप लोगों ने सीखा कि परागकण का निर्माण कैसे होता है। अब हम लोग परागकण के बारे में सीख लेते हैं। आखिर ये परागकण का इतना जो बड़का खिस्सा हुआ है, इसके लिए इतना जो तामझाम हुआ है, ये परागकण क्या है, इस परागकण के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग सीखते हैं परागकण के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये परागकण ही नर युग्मक होता है। मतलब नर युग्मक कहने का मतलब यही जाकर के जयांग के विजांड से जाकर के क्या करता है? फ्यूजन यानी निषेचन करता है, और वहाँ से नया पौधा का निर्माण होता है। अब ये परागकण क्या होता है, परागकण की संरचना के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, परागकण जो होता है ना बाबू, ये 2 लेयर का होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं परागकण 2 लेयर का होता है। इसको हम लोग कहते हैं अंदर का लेयर, हम लोग देखेंगे, और इसके बाहर में एक लेयर होता है, ये थोड़ा सा आकृति में इस तरह का होता है। देखिए हम किसकी संरचना बना रहे हैं? तो परागकण की संरचना बना रहे हैं। हम लोग परागकण की संरचना बना रहे हैं। देखिए यह है हमारा परागकण, जिसमें ये जो आपको बाहरी लेयर दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य चोल या तो बाह्य अस्तर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य चोल, या तो इसी को हम लोग बाह्य अस्तर कह सकते हैं। ये जो अंदर में आपका दिख रहा है, इसको हम लोग अंतःचोल कहते हैं, अंतःचोल या तो अंतः अस्तर हम लोग इसको कहेंगे। बाहर वाले लेयर को बाह्य चोल कहते हैं, अंदर वाले लेयर को अंतःचोल हम लोग कहते हैं। अच्छा, ये आप लोग सोच रहे होंगे मन में कि सर ये कटा कटा आड़ा तिरछा क्यों बना है? तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें असल में ये एक छिद्र है, और इस छिद्र को हम लोग कहते हैं जनन छिद्र। इस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? जनन छिद्र। एक्चुअली में देखिए, जब ये हमारा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो ये परागकण से ही होकर के पराग नलिका बनाता है, जो अंडाशय के बीजांड तक जाता है और वहां पर जाकर के निषेचन करता है। ठीक है ना? वो जनन छिद्र ही क्या बनाता है बाबू? पराग नलिका का निर्माण करता है। ये हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का। अब इसके बीच में बाबू ये क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक। इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक। तो अभी हम लोग क्या क्या सीखें? अभी हम लोग ये देखिए, ये परागकण की संरचना है। इसके बाहरी स्तर को बाह्य चोल कहते हैं, अंदर के स्तर को हम लोग अंतःचोल कहते हैं, और बीच में जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक हम लोग कहते हैं। बच्चों देखिएगा, ये जो बाह्य चोल है ये स्पोरोलेनिन का बना होता है। देखिए ये जो बाह्य चोल है ये स्पोरोलेनिन का बना होता है। स्पोरोलेनिन आप लोग पूछिएगा कि सर स्पोरोलेनिन क्या होता है? तो स्पोरोलेनिन का कभी भी जैविक अपघटन नहीं होता है, मतलब ये सड़ता गलता नहीं है। अब ये अंतःचोल जो होता है, ये अंतःचोल पेप्टोसेल्यूलोज का बना होता है। पेप्टोसेल्यूलोज, सेल्यूलोज। देखिए सेल्यूलोज अलग है। सेल्यूलोज में कोशिका का यानी पादप कोशिका के बाहरी लेयर बना होता है, यानी छाल, पेड़ पौधा का जो छाल देखते हैं ना, वो सेल्यूलोज का बना होता है। लेकिन
परागकण का जो अंतःचोल होता है ये पेप्टोसेल्यूलोज का बना होता है। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? आपको हम बार बार बोल रहे हैं, अगर यदि आपको समझने में दिक्कत होगा तो आप कमेंट किया कीजिए, ताकि आपके कमेंट को देख करके आपके उस डाउट्स को क्या कर दें, हम क्लियर करने का प्रयास करें। गौर से देखिएगा, बाह्य चोल स्पोरोलेनिन का बना होता है, अंतःचोल पेप्टोसेल्यूलोज का बना होता है। अब गौर से देखिए, ये जो परागकण होता है परागकोश से निकलेगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, परागकोश है। इस परागकोश में स्फुटन होता है, यानी ये फट जाता है। परागकोश जैसे ही फूटेगा यानी फटेगा, इस परागकोश से ढेर सारा परागकण क्या होगा, निकलेगा। और ये निकलने से पहले गौर से सुनिएगा जरा सा, परागकण जब परागकोश से निकलता है तो निकलने से पहले इसका जो केंद्रक होता है ना बाबू, ये केंद्रक दो भागों में बंट जाता है, मतलब दो ठो केंद्रक बन जाएगा। एगो केंद्रक बड़का होता है, बड़ा जैसा, एगो छोटुआ सा होता है एकदम से नन्ना मुन्ना। समझ में आ रहा है? ये जो बड़का केंद्रक है ना, एकरा थोड़ा सा साइडे रख दीजिए। लेकिन ये जो, अच्छा इसका नाम कभी कभी पूछ देता है, इसको हम लोग कहते हैं वर्धी केंद्रक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्धी केंद्रक हम लोग इसको कहते हैं। इसको हम लोग वर्धी केंद्रक कहते हैं। आई जो छोटुआ सा जो है इसको हम लोग जनन केंद्रक कहते हैं। देखिए वर्धी केंद्रक नहीं लिखे हैं, वर्धी केंद्रक। आई जो छोटुआ है ना, छोटुआ, इस छोटुआ को हम लोग कहते हैं जनन केंद्रक। जनन केंद्रक। कुछ लोड ले रहा है, जनन का काम कौन कराएगा, जनन केंद्रक कराएगा। लोड लिया। अब गौर से देखिएगा, ये जो बाहर निकलने से पहले इसमें दो ठो केंद्रक बन गया, वर्धी और जनन केंद्रक। अब ये निकल गया और इसमें क्या होगा, परागन होगा। परागन क्या कहलाता है, आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि परागकोश से परागकण निकल करके, और इस निकल करके ये जो वर्तिकाग्र तक पहुंचता है ना बउआ, इस वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। देखिए बउआ, ये जो परागकण जो होता है, ये परागकण इससे निकला और वर्तिकाग्र तक पहुंच गया। अब वर्तिकाग्र तक जब परागकण पहुंच जाएगा तो आपको हम क्या बताएं, ये जो छिद्र है ना, जनन छिद्र, ये जनन छिद्र, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये अंडाशय है। अब ये जनन छिद्र क्या किया, इसमें पराग नलिका बनाया। ये क्या बनाया बाबू, पराग नलिका। अब यहाँ से वर्तिकाग्र से जब परागकण नीचे गया, कहाँ गया, नीचे गया, तो इसमें क्या हुआ बाबू, ये जो परागकण था, ये परागकण का ये जो जनन केंद्रक था, क्या था बाबू, जनन केंद्रक था। अब ये जनन केंद्रक क्या होगा, दो और केंद्रक में टूट जाएगा। ये कितने, दो और केंद्रक में टूट जाएगा, और यही केंद्रक नर युग्मक कहलाता है। ये जो परागकण अंदर जो घुस रहा है ना, ये दूगो केंद्रक, ये जनन केंद्रक क्या किया, दूगो केंद्रक में टूटा। कब टूटता है, तो जब ये वर्तिकाग्र से हो करके पराग नलिका बनाता है, और पराग नलिका बना करके अंडाशय के बीजांड तक पहुंचने लगता है। तो इस जगह पर क्या हुआ, ये जनन केंद्रक दो केंद्रक में टूट गया, और यही दोनों केंद्रक को हम लोग कहते हैं नर युग्मक। याद रखिएगा जरा सा, नर युग्मक। तो बउआ, अगर यदि आप लोगों को यहाँ तक किसी भी तरह की परेशानी हुई होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में डाउट्स पूछ सकते हैं। एक बार फिर से मैं इसे बता देता हूँ, फिर इसके आगे का क्लास अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। पूरा आप लोगों को फाउंडेशन बेच की तरह ही इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें और अधिक से अधिक बच्चों के साथ इस वीडियो को साझा करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों देखिए, ये है परागकण। परागकण के केंद्रक क्या हुआ, परागकोश से निकलने से पहले दो केंद्रक में बटा। एगो बड़ा केंद्रक वर्धी केंद्रक था, और एगो छोटुआ जैसा जो केंद्रक था, इसको हम लोग जनन केंद्रक कहते हैं। अब ये दूगो केंद्रक में बट गया। अब यहाँ से परागन होकर के वर्तिकाग्र तक पहुँच गया। जब ये वर्तिकाग्र तक पहुँचा तो ये वाला जो आपको जनन छिद्र दिख रहा है, ये जनन छिद्र से
एक पराग नलिका बनाता है और ये पराग नलिका अंडाशय तक जाता है, यानी बीजांड से फ्यूजन करने के लिए। जब ये वर्तिकाग्र से जब नीचे जाने लगता है ये परागकण, तो परागकण का ये जो जनन केंद्रक है, ये जनन केंद्रक दो हिस्सा में टूट जाता है और यही दोनों हिस्सा आगे चलकर बीजांड के साथ जा करके निषेचन होता है और नए संतान का जनन यानी नए पौधे का जन्म होता है। तो नर युग्मक हमरा ये दोनों कहलाया। यहाँ तक आप लोग सीख गए हैं। आगे का जो भी पार्ट है, आगे का जो भी टॉपिक है, इसे हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए।